हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टार्ट अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जेसीपीजीडी केमिस्ट्री का सिलेबस मैं अपने चैनल पर कवर करा रहा हूँ, वीडियोस के थ्रू भी, लाइव क्लासेस के थ्रू भी। और फ्रेंड्स, वीडियो जो है यूट्यूब पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। खास करके प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो तो मैं सारी अपलोड करता हूँ, और बाकी जो थ्योरी की वीडियो है उसमें आपको सारी जो वीडियोस हैं वो मेरी ऐप पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अभी अभी हमने कंप्लीट किया है द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। फ्रेंड देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री के अंदर, इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो यही है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें जो एक दूसरा पार्ट आता है विच इज कॉल्ड द थर्मो केमिस्ट्री, जिसमें हमारी रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी और जो रिएक्शन एंथैल्पी है वो सब सिस्टम जो आता है वो आता है थर्मोकेमिस्ट्री की ब्रांच में। खैर, पढ़ते तो हम थर्मोडायनेमिक्स में है, तो ये जो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स मैंने कराया, इसमें मैंने दोनों चीजें इंक्लूड करा दी, थर्मोडायनेमिक्स भी और थर्मो केमिस्ट्री भी। तो आज जो मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आया हूँ, वो इन दोनों टॉपिक्स को कंटेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे के सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एमसीक्यू के लिए वीडियो नंबर 1 होगा, ठीक है। और अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड बट नॉट मैटर। ये कहना है एक सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो अलाउड है लेकिन मैटर का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, उसे आप क्या कहोगे? ओपन सिस्टम कहोगे, क्लोज सिस्टम कहोगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहोगे, और ऑल ऑफ द अबव। एक ऐसा निकाय है जिसमें ऊर्जा का तो विनिमय संबंध है, विनिमय संभव है, दैट इज एक्सचेंज पॉसिबल है, यानी ऊर्जा सिस्टम के अंदर बाहर जा सकती है, बट नॉट मैटर, लेकिन द्रव्य अंदर बाहर नहीं जा सकता, मतलब कि द्रव्य का एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस तरह के सिस्टम को आप क्या कहोगे? फ्रेंड देखो, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये? है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में जो हीट होती है, ठीक है, उसका तो ट्रांसफर हो सकता है, उसका तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो मैटर है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंद है, इसमें से कहीं से भी द्रव्य बाहर नहीं जा सकता, निकाल नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, ओपन सिस्टम होता है जिसमें ये जो लिड मैंने ऊपर से लगाई ये ना लगी हो, और उसमें से आप मैटर को भी बाहर निकाल सको, वो होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम मैंने बता दिया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो हीट जा सकती है, ना कोई मैटर उसमें आर पार जा सकता है, जैसे कि थर्मस फ्लास्क, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्मस में क्या होता है? जैसे कि हीट जो होती है बाहर से एक्सचेंज नहीं हो सकती, यानी कि जो उसके अंदर का सिस्टम है, दैट इज वाटर वगैरह जो भी कुछ है उसमें लगते हैं, वो ना तो हीट बाहर देता है ना लेता है, उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आता हूँ, पूरा का पूरा जो कंटेंट आपको देता हूँ दोनों लैंग्वेज में देता हूँ। सिर्फ एकमात्र इस टाइप ऑफ क्लासेस है आपके यूट्यूब पर जो आपको इस तरह का बाइलिंगुअल कंटेंट दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको तैयार करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पर्सनली जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो मैं बिल्कुल उसी हिसाब से बनाता हूँ कि जैसा मेरा चैप्टर हुआ है वैसे ही चलता रहे। इट मीन्स जहाँ टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया उसी टॉपिक को स्टार्ट लिखते हुए और लास्ट तक जितने टॉपिक मैंने कराए उन्हीं के ऑर्डर में वो चलते रहें, ताकि चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम इज, इनमें से कौन से क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है? हॉट वाटर प्रेजेंट इन अ हॉट बीकर। एक हॉट वाटर जो हॉट बीकर में प्रेजेंट है, मतलब गर्म पानी है, गर्म बीकर में प्रेजेंट है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ क्लोज्ड एंड इंसुलेटेड कंटेनर। ये कहना है एक बंद और ऊष्मारोधी पात्र में अपने वाष्प के साथ साम्यावस्था में मौजूद जल की कुछ मात्रा। देखो फ्रेंड्स, अगर इंसुलेटेड आ गया, इंसुलेटेड का मतलब होगा आइसोलेटेड सिस्टम, ना कि क्लोज सिस्टम, ठीक है। वो क्लोज तो है लेकिन इंसुलेटेड भी कहते हैं, मतलब हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसे हम आइसोलेटेड कहेंगे, उसे हम क्लोज नहीं कहेंगे, उसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। क्लोज तो है लेकिन आइसोलेटेड भी हो गया। सम अमाउंट ऑफ वाटर, हॉट वाटर इनक्लोज इन द क्लोज कंटेनर विच इज नॉट इंसुलेटेड। ये सही बात है, सी इज द करेक्ट आंसर एंड नन ऑफ दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो सी की एक बंद में एक बंद पात्र में रखी गर्म पानी की कुछ मात्रा जो ऊष्मारोधी नहीं है, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। यानी कि बंद तो है लेकिन ये पानी ठंडा हो सकता है। जैसे आपकी सिंपल जो पानी की बोतलें होती हैं प्लास्टिक वाली, उनमें आपने पानी भर दिया, गर्म करके भर दिया, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैटर तो बाहर नहीं गया, लेकिन जो हीट है वो एक्सचेंज हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, ठीक है। जो सिंपल पानी की बोतलें आते हैं वही। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड द मैटर इज नॉट अलाउड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इन द सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय ओनली रियल बाउंड्री। ये कह रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमें पता लग गया कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता ना मैटर का, बार बार बात आ रही है, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन है उसको आप रियल बाउंड्री कहते हो,
सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय ओनली इमेजिनरी बाउंड्री। जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है वो केवल एक इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू सेपरेट रहता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग जो है या तो रियल बाउंड्री के थ्रू या फिर इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू सेपरेट रहते हैं, और नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो ये सिस्टम है और सराउंडिंग है हमारी, उसके बीच में एक रियल बाउंड्री आ जाती है। ये जो एडियाबैटिक वॉल आ जाती है, ठीक है, ये क्या आ जाती है, वॉल आ जाती है ना, जो ये वाली इंसुलेटेड लेयर जो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, जो ये इंसुलेटेड लेयर है ये एक रियल बाउंड्री की तरह काम करता है। रियल बाउंड्री की तरह काम करता है मतलब कि इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखता है। अब हम इसे रियल बाउंड्री क्यों कह रहे हैं? इसे रियल बाउंड्री इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें हीट का भी ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, हीट का भी ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट डन इन दिस बाउंड्री, तो इसे हम रियल बाउंड्री कहते हैं। अगर हीट का ट्रांसफर हो सकता है तो आप उसे इमेजिनरी बाउंड्री कहते हो। क्या कहते हो? इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक। तो जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें जो बाउंड्री होती है वो रियल होती है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ एक्स एंड वाई आर द आर्बिट्रेरी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, देन ये कह रहे हैं अगर एक्स वाई एक स्वेच्छ विस्तीर्ण चर है, दैट इज ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तब हम ये कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव वेरिएबल। तब एक्स और वाई जो होगा एक गहन चर होगा, गहन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एक्स अपॉन वाई इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, कि एक्स अपॉन वाई अगर हम करेंगे यानी इनका जो रेशो होगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक्स माइनस वाई यानी जो इनका सब्ट्रैक्शन है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, या एक्स मल्टीप्लाई वाई यानी एक्स टाइम वाई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड देखो, अगर एक्स भी एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि विस्तीर्ण गुण है, विस्तीर्ण चरण है, कुछ भी है, ठीक है, और वाई भी अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी क्या है, विस्तीर्ण चर है या गुण है, ठीक है। तो इनका जो रेशो होता है एक्स अपॉन वाई, तो जो आएगा वो आएगी आपके एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आएगी? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे हम मानते हैं कि मास, भाई मास हमें पता है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है अगर वो डिवाइड करने पे उसकी अमाउंट बदल जाए, उसकी जो वैल्यू है वो बदल जाए। अगर हम उसको भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कैसे देखेंगे? मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसको मैंने कहा कि इसका जो मास है 2 किलोग्राम है, और मैं उसको आधा कर दूं, तो मुझे पता है मास एकदम से आधा रह जाएगा। तो अगर कोई वैल्यू, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिवाइड करने के बाद आधी हो जाती है, तो समझ लो वो एक्सटेंसिव है, ठीक है। सेम अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, मान लो मेरे पास 100 ml वाटर है और 100 ml को मैंने डिवाइड करके 2 पार्ट में कर दिया, मुझे पता है कितना हो जाएगा, 50-50 ml रह जाएगा। तो वॉल्यूम भी डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों का अगर मैं रेशो देखूं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि आता है डेंसिटी। क्या आता है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव वेरिएबल होगा। समझ गए ना? ये क्या होगा? इंटेंसिव वेरिएबल या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बिकॉज अब देखो, डेंसिटी को डिवाइड करो। मान लो मैंने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, अब उसकी डेंसिटी 1 ग्राम में भी सेम रहती है, और मैं 100 ग्राम ले लूँ डेंसिटी उसकी, तब भी सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सेम रहती है। विस्तीर्ण जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो डिवाइड करने पर बदल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट भी आपको मैंने क्लियर करा दिया। और देखो, इस तरह के जो एक्स वाई वाले होते हैं ये चीजें आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा वो प्रॉपर्टी ही देगा या कुछ वर्ड ही देगा, वो तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, तो उसने एक्स वाई के फॉर्म में दे दिया, ठीक। नाउ व्हाट इज द ट्रू फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस? एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या सही है? अगर E बराबर जो है वो आंतरिक ऊर्जा है। तो फ्रेंड देखो, अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो जनरली हम इसका जो कर्व बनाते हैं वो कुछ इस तरह आता है कि एक तो जाने का होता है A से लेके B तक, और फिर एक आने का कर्व होता है, दैट इज रिटर्न कर्व, ठीक है, B से A तक, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। और इसने कहा अगर आप E को आंतरिक ऊर्जा से डिनोट कर रहे हो, तो आप ये बताओ क्या इसमें किया गया कार्य शून्य होगा?
क्या की गए आंतरिक ऊर्जा का जो चेंज है वो शून्य होगा, एंथैल्पी का चेंज जो होगा शून्य होगा, या फिर बी और सी दोनों, या बी और सी दोनों इसके आंसर रहेंगे। तो ये हमें बताना है। तो फ्रेंड देखो, जब एक चक्रीय प्रक्रम होता है तो ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, और बी से ए तक वापस आने में भी कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। ये आपको मैं एक सिंपल इस तरह से बताता हूँ। मान लो आप अपने घर से मतलब घर से छोड़ो, वो तो फिजिकल में आ जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक कोई चक्र है, चक्र, ठीक है, उसे आपने पहियों को घुमाया, ऊपर से शुरू करा, नीचे तक लेके आए, ठीक है, तो आपने उसमें काम किया, फिर वो नीचे से लेके ऊपर तक गया, तो उसने काम किया वापस, ठीक है, वो वापस। तो इस केस में क्या होता है, जब एक साइक्लिक प्रोसेस ने पहले तो एक जगह से दूसरी जगह तक गया, ठीक है, उसने कार्य किया, कार्य करने में जो उसने ऊर्जा खर्च की, वो अब जब वो उस रिटर्न पे वापस आता है, उसी पाथ पे वापस आता है, तो उसकी ऊर्जा दोबारा से स्टोर हो जाती है। तो कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। हालांकि वर्क शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क तो किया गया, वर्क तो एनर्जी के फॉर्म में कंजप्ट हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। जाने में जो हुआ खर्च, वो वापस आने में फिर से खर्च होगा, ठीक है, तो वो तो चला गया। डब्ल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ। इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ, पहले तो खर्च हुई, बाद में इकट्ठी हो गई, तो इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा एच की बात करता हूँ, वो भी जीरो के बराबर होगा, एंथैल्पी भी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि सिस्टम की एंथैल्पी पहले ए से लेके बी तक जाने में चेंज हुई होगी, फिर बी से ए तक वापस आने में भी चेंज हुई होगी, दैट इज एंथैल्पी चेंज विल बी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो बी और सी जो होंगे दोनों के दोनों शून्य होंगे। ये चक्रीय प्रक्रम के लिए सही है। इस कंसेप्ट को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा डी, बी एंड सी बोथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर इज। ये कह रहे हैं 3 एटमॉस्फेयर के स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के 4 डेसीमीटर से 6 डेसीमीटर आयतन तक प्रसार के दौरान किया गया कार्य कितना होगा। अब फ्रेंड देखो, यहाँ पे ना कुछ चीजें भी आपको ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे जो ये 4 डेसीमेट्रिक क्यूब दिया हुआ है, 6 डेसीमेट्रिक क्यूब दिया है, तो ये चीज पहली बात तो ये वॉल्यूम है, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम। तो V1 कितना है 4 और V2 कितना है 6, यानी कि वॉल्यूम को चेंज कितना किया गया, 4 से 6 कर दिया गया, ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा V आप इजीली निकाल सकते हो। डेल्टा V बराबर क्या निकाल सकते हो, V2 माइनस V1, दैट इज 6 डेसीमेट्रिक क्यूब माइनस 4 डेसीमेट्रिक क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 2 डेसीमेट्रिक क्यूब। एक बात तो ये, अब एक चीज और ध्यान दो कि ये जो डेसीमेट्रिक क्यूब होता है, इसका मतलब लीटर भी होता है। क्या होता है, लीटर भी होता है। तो मैं इसे 2 लीटर भी लिख सकता हूँ। तो एक आप यहाँ से यूनिट कन्वर्जन लिख लो, 1 लीटर इज इक्वल 1 डेसीमेट्रिक क्यूब, ठीक है। एक डेसीमेट्रिक क्यूब कितना होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। ये इसमें कंसेप्ट अपने पास आप लिख लो, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमेट्रिक क्यूब के बराबर होता है। अब इसको आगे समझते हैं, इसको आगे समझते हैं। अब इसको आगे इस तरह से समझेंगे कि ये तो हमारा लीटर में आ गया। अब इसमें जो ये दे रखा है प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा है, 3 एटमॉस्फेरिक के इक्वल, ये एटमॉस्फेयर में दे रखा है। लेकिन जो हमें वर्क दिया है वो जूल में दिया है। तो जब हम वर्क निकाल लेंगे तो बाद में हमें उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। तो चलिए वर्क का शुरू करते हैं। तो W बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा ऑफ V। फ्रेंड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हमेशा वही रखना है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक। अब एक और बात, यहाँ पे जो मैंने किया ना कि जो W लिया है वो माइनस का लिया, इसका भी एक चीज है, इसकी भी एक खास बात है। बिकॉज उसने कहा देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ गैस में जो W होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इन चीजों को भी ध्यान देना है। और अगर वो एक्सपेंशन ना दे, वो जस्ट ये कहे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, जनरली वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम 4 से 6 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, W हम नेगेटिव लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो देखो मैं कंसेप्ट जब पढ़ाता हूँ तो बात अलग होती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब ज्यादा क्लियर होती है जब हम क्वेश्चन करते हैं।
जैसे कि अब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक चीज का सिग्निफिकेंस बताया कि भाई डब्ल्यू मैंने अगर लिया है तो नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्यों लिया है, नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंशन, और मैं बता चुका हूँ एक्सपेंशन में डब्ल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें क्लियर। ओके, अब हमें पता है डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पी दैट इज -3 इंटू डेल्टा वी दैट इज 2। तो ये आ गया। अब यहाँ से जो मेरे वैल्यू आई है वो आई है -6 लीटर एटमोसफेयर, ये आ गई। लेकिन फ्रेंड देखो, अगर मैं यहाँ पे -6 जूल लिख दूं ना तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज जो लीटर एटमॉस्फेयर होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो इक्वल होता है वो 101.32 जूल के इक्वल होता है। इतने जूल होते हैं 1 लीटर एटमॉस्फेयर में, इतने जूल होते हैं। ठीक है, तो -6 लीटर एटमॉस्फेयर में कितने हो गए? ठीक है, तो 6 × 101.32 जूल्स, माइनस तो है ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू -608। कितनी आ जाएगी? 608 के करीब आ जाएगी। तो 608 जूल्स आंसर आ गया। सो ए विल बी द आंसर। तो ये चीजें भी ध्यान रखो। अब जैसे ये यूनिट लिखवाई मैंने फ्रेंड्स, ये यूनिट लिखवाई, ठीक है, कि 1 लीटर एटमोसफेयर जो होता है 101.32 जूल्स के बराबर होता है। अब ये शायद पहले मैंने शायद कहीं ना लिखवाई हो। ठीक है, तो इसको जब आप आज आपने फॉर्मूला देखा तो जहां पे भी आपका चैप्टर है उस पे आप ये नोट कर लो। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, उस पे आप ये नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से चीजें जो होती है ना, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और डब्ल्यू जो लिया है वो नेगेटिव लिया है। नेगेटिव क्यों लिया है? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कर दी, और ये वाला भी फॉर्मूला हमारा अपना पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर। ओके, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है दैट व्हाट इज द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द गिवन पीवी डायग्राम। ये कह रहे हैं इस डायग्राम में वर्क डन क्या हुआ। फ्रेंड देखो, जो वर्क डन होता है उसमें जब हम डिफरेंट कंडीशन के बीच चीजें निकालते हैं तो जो ये एरिया होता है दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क डन। ठीक है, इसी में जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। अब एरिया बराबर क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसमें लेंथ देख लो क्या होगी और ब्रेथ देख लो क्या होगी। तो मेरे हिसाब से जो लेंथ है वो ज्यादा वाली है, दैट इज ये, और ब्रेथ होगी ये वाली। वैसे आप कोई सा भी ले लो, एरिया दोनों से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब मुझे बताओ एल मैं कैसे निकालूंगा। तो एल बराबर क्या हुआ मेरा? एल बराबर हुआ चेंज इन वॉल्यूम। एल बराबर क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम। और जो मैं ब्रेथ निकालूंगा, ब्रेथ किससे निकालूंगा? ब्रेथ निकालूंगा दैट इज चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एल बराबर मेरी कितनी आ गई? एल बराबर आ गई 4v0 माइनस v0 दैट इज 3v0। और जो हमारे पास ब्रेथ आया है वो कितना आया? वो आ जाएगा 3p0 फाइनल है, माइनस इनिशियल कर दो p0 दैट इज कितना आ जाएगा? 2p0। ठीक, अब यहाँ से मुझे W बराबर क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया जो भी इस एरिया में आ जाएगा वही हमारा एरिया हो जाएगा। अब ये कभी कभी ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी दैट इज 3v0 मल्टीप्लाई 2p0 दैट विल बी इज इक्वल 6p0 v0। इतना आ गया। ठीक है ना, ये आ गया हमारा क्या? क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा वर्क। ठीक है, डब्ल्यू बराबर। अब ये जो डब्ल्यू आया, अब ये जो डब्ल्यू आया, ये इसमें नेगेटिव दिया हुआ ए। ठीक है, अब मुझे आप खुद बताओ कि ये ए जो है वो नेगेटिव किस पर्पज से हुआ होगा। देखो, इनिशियली कितना दे रखा है? v0। इसने फाइनल जो वॉल्यूम बनाया वो 4v0 बनाया, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में कितना हो जाएगा? नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव 6, नेगेटिव ऑफ 6p0 v0। ये हमारा आंसर आएगा। सो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ए होगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है तो चक्रीय प्रक्रम लेकिन एक्सपेंशन के साथ हो रहा है। क्लियर? ये हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। ओके, अब एक और बात है, अगर आपको कभी कभी ये नहीं समझ में आ रहा कि सर एक्सपेंशन हुआ या कहाँ से हुआ, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये जो साइकिल है, अगर ये जो साइकिल है इसमें एरो का बहुत महत्व है। ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत महत्व है इनका। अगर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर जो हमारा साइकिल है, साइकिल इज क्लॉकवाइज, साइकिल इज क्लॉकवाइज, देन W विल बी नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये साइकिल हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तब W विल बी पॉजिटिव। बस इतनी चीजें भी आप याद रख लो।
ठीक है, केवल डायग्राम को देख के ही आप ये बता पाओगे कि हमें जो W लेना है वो नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। ओके, इतनी बातें क्लियर। तो ये चीजें फ्रेंड्स याद कर लो, अपने पास लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स ड्यूरिंग द एक्सपेंशन of a gas from a volume of 2 liter to 7 liter against a constant external pressure of 1 atmosphere। सेम है, पिछले जैसे किया था सेम है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर है, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अब देखो ये जाहिर सी बात है एक्सपेंशन भी हो रहा है और वॉल्यूम भी जो है 2 से 7 हो रहा है। तो डेल्टा वी बराबर जल्दी से बता दो कितना हो गया, 7 माइनस 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 लीटर। ओके, and P, what is the P? P is the 1 atmosphere, ठीक है, and W will be minus PV, P delta V, that is minus P delta V, that will be minus 1 into 5 is equal 5 लीटर, माइनस के 5 आ गया। ठीक है, और अब W बराबर जो आ गया 5 लीटर एटमॉस्फेयर में आया है, तो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.32 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा लगभग लगभग माइनस 506.6 जूल। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी ए विल बी द आंसर। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने दो वैल्यू दे रखी थी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान देना एग्जाम में कि प्लस है माइनस है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द इंटरनल एनर्जी चेंजेस व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी इज 40 किलोजूल पर मॉल। इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न्स टू द स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम ए से बी तक जाता है, ठीक है, और इसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो 40 किलोजूल पर मोल होता है। फ्रेंड्स एक और बात है, मैंने आपको ये भी बात भी बताई थी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो केवल फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहले कितनी थी बाद में कितनी होगी इस पे डिपेंड करती है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, तो डेल्टा यू बराबर कितना है, 40 किलो जूल पर मोल। अब इफ अ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए, अभी कह रहे हैं इसी से वापस आ गया, ए तक वापस आ गया, ठीक है, और वो रिवर्सिबल से गया और इरिवर्सिबल से वापस आ गया, ठीक है। व्हाट विल बी द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी का नेट चेंज कितना होगा, अब बताओ डेल्टा यू बराबर नेट डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, बता दो एक बार में, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। पहले ए से बी तक गया, ठीक है, चाहे रिवर्सिबल से गया चाहे कैसे भी गया, ए से बी तक गया, ठीक, और बी से ए तक वापस आ गया इरिवर्सिबल से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज पूछना है कितना होगा, आप बस ये बता दो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है एक साइक्लिक प्रोसेस में। इनटू द साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। नेट इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है, 0 होता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब एक और बात, उसने कहा कि सर इसमें रिवर्सिबल से तो जा रहा है, इरिवर्सिबल से आ रहा है, रिवर्सिबल पाथ से आ रहा है, इरिवर्सिबल से आ रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ कैसा है, ठीक है, पथ कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता है। इसे मतलब नहीं है कि वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और एक साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर 0 होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो अच्छे होते हैं जानने, और एग्जामिनर आपको यहीं पे उलझाता है। ठीक है, मैंने तो बता दिया था डेल्टा यू बराबर 0 और पता लग रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल आ गया, अब तब आप सोच के बैठ रहे कि करें तो क्या करें, करें ना तो क्या करें। तो फ्रेंड ध्यान दो, डीप में जाओ। इंटरनल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये केवल अवस्था फलन है और ये केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कुल मिला के देखो ये इस तरह से है, मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह गए और उसको जाने के 4 रास्ते थे, तो आप वहां पर पहुंच गए, वो बस उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप वहां पे पहुंच गए, आप कैसे पहुंचे इस पर डिपेंड नहीं करता। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1 मोल ऑफ अ गैस एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज। ये कह रहे हैं कि 1 मोल गैस 200 जूल की हीट को एब्जॉर्ब करता है द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर जो राइज होता है 298 केल्विन से 308 केल्विन तक होता है। आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है कितना होगा। फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन आया है ये आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन होती है मैं आपको लिख लेता हूँ, दैट इज द Q इज इक्वल डेल्टा U माइनस W, ठीक है। आप इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट डेल्टा U बराबर Q प्लस W, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। डेल्टा U की जगह अगर आप E यूज करना चाहो तो E भी लिख सकते हो, ठीक है। और Q की जगह आप कैपिटल Q यूज कर सकते हो और W यूज कर सकते हो। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों की तीनों चीजें एक ही हैं। दिस इज द FLOT, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं आगे की। देखो ये कह रहे हैं दैट द गैस एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ एनर्जी। अब ये जो गैस ने एब्जॉर्ब करी है जूल ऑफ एनर्जी, दिस इज द Q, एंड Q इज इक्वल 200 ऑफ जूल्स। एक बात तो ये ध्यान रखना, 200 ऑफ जूल्स, एंड बिकॉज द गैस एब्जॉर्ब इट इज विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव क्योंकि गैस ने वो एब्जॉर्ब की है। जब भी कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो पॉजिटिव होती है, और अगर सिस्टम रिलीज करता है तो वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्यू की वैल्यू है पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे ही फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखना कहीं पे भी अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो किस पे करी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे जो W बराबर होगा वो कितना हो जाएगा, 0, यानी सिस्टम द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिस्टम द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता। तो अब बताना है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो मैं यहाँ से डेल्टा U बराबर Q प्लस W वाले फॉर्मूले से देखता हूँ। तो Q बराबर कितना है मेरा, 200 है, प्लस के 200 है, और W बराबर 0 है। तो डेल्टा U जो चेंज आ गया वो कितना आ गया, 200 जूल का चेंज आ गया, 200 जूल, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी ए, 200 जूल का जो चेंज है वो आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर से फिलहाल कोई लेना देना नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो W आया वो 0 आ गया और बाकी चीज़ों की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपको और ज़्यादा क्लियर करते रहेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू द वैक्यूम, द वर्क डन इज। ये कह रहे हैं एक आइडियल गैस के 2 मोल हैं, ठीक है, जो निर्वात में जो क्या हो रहा है, निर्वात में स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है, प्रसारित हो रहे हैं, ठीक। आपको ये बताना है वर्क डन क्या होगा। फ्रेंड्स देखो अब इसमें भी एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, दैट इट इज स्पॉन्टेनियसली इनटू द वैक्यूम। अगर हम बात करें इन वैक्यूम, वैक्यूम की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो वैक्यूम होता है उसमें जो हमारा प्रेशर होता है ना, प्रेशर चाहे एक्सटर्नल मान लो चाहे कुछ भी मान लो, प्रेशर होता है 0। क्या होता है, 0, दैट इज शून्य होता है, ठीक, शून्य होता है। और जब बाह्य दाब शून्य है, अगर दाब ही नहीं है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। और P बराबर 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो वैक्यूम में कार्य कितना होता है, शून्य होता है। वैक्यूम में कार्य जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो फ्री एक्सपेंशन। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कंडीशन को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच हैज द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी एट 298 केल्विन। इनमें से किस में आंतरिक ऊर्जा अधिकतम होगी, 298 केल्विन पर आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिकतम किस में होगी, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड देखो आंतरिक ऊर्जा के लिए मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी कि आंतरिक ऊर्जा को आप कैसे बता सकते हो। तो पहली चीज तो है एटोमिसिटी। आप यहाँ पे एटोमिसिटी से बता सकते हो, अगर एटम्स ज्यादा हैं, ठीक है, एटम्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी आंतरिक ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, हीलियम H2 है, दैट इज इसमें 2 एटम है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन गैस की अगर बात हो रही है तो O2 है, इसमें भी 2 एटम है, ठीक है। और अगर आप ओजोन गैस की बात करो O3 है तो इसमें 3 एटम है, ओके। और समान है ये तो गलत हो गया। तो इसमें जो C है ओजोन, उसमें जो है सबसे ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा होगी, क्यों, क्योंकि उसमें 3 एटम है। एक बात तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक। तो जिस अणु में परमाणु की संख्या अधिक होती है, ठीक है, अब उसमें आंतरिक ऊर्जा अधिक है, तो है क्यों, देखो जितने ज्यादा एटम होंगे ये अपने पास याद भी रख लो, ठीक है। जितने ज्यादा एटम्स होते हैं उसके कारण क्या होगा, एटम्स होंगे उसके कारण आप सोचो उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो कंपन ऊर्जा है वाइब्रेशन एनर्जी, और जो उसकी घूर्णन ऊर्जा है,
ठीक है, घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी वो भी ज्यादा होगी, वो भी ज्यादा होगी। अब जब वो ज्यादा है तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा यू जो आएगी, डेल्टा यू नहीं सिर्फ यू लिखेंगे बिकॉज चेंज नहीं निकालना है फिलहाल, एनर्जी की अंदरूनी बात करें तो डेल्टा यू बराबर भी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो जिसमें जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी बाकी सबके मुकाबले एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रखते हुए। अब टेम्परेचर की बात करता हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड इनटू ए सिस्टम। सभी एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी, जो भी सिस्टम के अंदर होती है। ओके, चलता क्वेश्चन नंबर 13 पर। एंड आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally from 3 liter to 5 liter volume at the constant pressure of 1.5 atmosphere. What is the change in internal energy of the system in atmosphere liter? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कहना एक आदर्श गैस है, ठीक है, जो 1.5 एटमॉस्फेयर के स्थिर दाब पर 3 लीटर से 5 लीटर आयतन तक आइसोथर्मली रूप से प्रसारित किया जाता है। आइसोथर्मली प्रसारित किया जा रहा है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। अब फ्रेंड्स ये जो सिस्टम है ना, ये 1 सेकंड का आंसर है, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर आदर्श गैस है और 1.5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 3 से 5 लीटर हो रही है, मैं वर्क निकाल सकता हूँ। फ्रेंड ध्यान दो, आपको इसमें वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो ये प्रोसेस है वो समतापी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। ठीक है, और आइसोथर्मल के लिए फ्रेंड्स ध्यान देना, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आइसोथर्मल में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर एक सिस्टम आइसोथर्मल में है जिसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। डी विल बी द आंसर, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको इसी तरह की चीजें देता है जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाओ। और सेम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि क्वेश्चन लेंथी होने के बजाय आपके कंसेप्ट पे बेस्ड हो। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है इनमें। यही तो चीजें होती हैं कि एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन बड़े बड़े दे रखे थे, हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहे। हो सकता है कुछ में सिर्फ कंसेप्ट से काम हो जाए, वही चीज हमें करनी है। Now, question number 14. If the work done by the system is 300 joules and when 100 calories heat supplied to it, the change in the internal energy during the processes. ये कह रहे हैं निकाय को 100 कैलोरी की ऊष्मा दी जाती है और निकाय द्वारा जो कार्य किया गया है वो 300 जूल है। तो क्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, बढ़िया चीज है, उसने कहा कि जो क्यू है वो कितनी है, 100 कैलोरी की मतलब 100 कैलोरी की ऊर्जा दी गई है। ठीक है, और जो हम बात करें कि उसने वर्क जो किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है दैट विल बी 300 होगा। ठीक है, और 300 भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। 300 जूल अगर सिस्टम ने वर्क किया है, बिकॉज इट विल बी एन एक्सपेंशन। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो एक्सपेंशन है, और वो एक्सपेंशन जो होगा नेगेटिव होगा, डब्ल्यू नेगेटिव हो गया। तो आपको डेल्टा यू बराबर बताना है क्या वो होता है, और डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन अब छोटी सी चीज यहाँ पे है, जो हमारे आंसर है वो जूल में है, बस क्यू जो है वो कैलोरी में है। तो सबसे पहले मैं क्यू दैट इज 100 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 4.18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 100 इंटू 4.18 दैट विल बी 418 जूल हो जाएगी, 418 जूल। तो डेल्टा यू बराबर मेरा कितना आ गया, 418 माइनस 300 दैट इज 118 जूल। ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं अगर देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे इनमें से कोई सा आंसर नहीं है मेरा, तो ठीक है, 118 है तो लगभग 120 हो गया, दैट इज डी विल बी द आंसर। कितना हो जाएगा ये, तो मैंने डेल्टा यू बराबर अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया, 120 जूल हो गया अप्रोक्सीमेशन करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कितना हो गया, डी विल बी द आंसर। अब तो समझ में आया कंसेप्ट, ये है हमारे पास, और ये भी हमने किससे किया, एफएलओटी से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो वही चीजें चल रही हैं, वही सारी चीजें चलती आ रही हैं, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा। ठीक, तो अब आपको ये भी ध्यान देना है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डब्ल्यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर बाहर से सिस्टम पे वर्क हुआ है, ठीक है, तो डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव लेना है। अगर हीट एब्जॉर्ब है
तो क्यू जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है। अगर हीट रिलीज है सिस्टम के थ्रू तो क्यू जो लेना है नेगेटिव लेना है। अभी तक हमें क्या पता लगा, अगर डेल्टा यू आइसोथर्मली प्रोसेस है, ठीक है, तो जीरो हो जाएगी। ठीक, और अगर जो डब्ल्यू है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, सिस्टम पे अगर कुछ हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डब्ल्यू बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आपका इस चैप्टर का बेस बना के जाएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल। अब मुझे खुद से बता दो कि 8 जूल जो है ये वर्क जो है ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये होगा -8 जूल हो गया। ठीक है, एंड व्हेन 40 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू इट, अब 40 जूल की ऊष्मा उसे दी गई है, सप्लाई टू इट यानी कि निकाय को ऊष्मा दी जाती है, 40 जूल की ऊष्मा दी गई। तो निकाय को ऊष्मा दी गई का मतलब है हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ 40 जूल, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है, डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो 40 प्लस -8 दैट इज 40 -8 32 आ गया, 32 ऑफ जूल्स। अब ये किसका आया, पॉजिटिव आया है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि डेल्टा यू जो आ रहा है हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं फ्रेंड्स, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना कैसा है। अब मान लो ये 8 जूल की एनर्जी वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम तो 8 जूल हो, लेकिन हीट रिलीज हो जाए, अगर ये हीट रिलीज हो जाए तो यहाँ पे ये जो क्यू है ना ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो मैं इसे पीछे वाले में थोड़ा सा और लिख देता हूँ, हीट एब्जॉर्ब और heat is supplied to the system or heat supplied to the system। अगर हीट सिस्टम को दी गई है, ठीक है, और हीट रिलीज का मतलब क्या होगा, हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट दी गई है तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज फर्क है। ओके, बस इसके थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो। और एफएलओटी का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें अच्छे से आपको शायद क्लियर बिल्कुल हो गया हो। ठीक है, और अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 हो गए, बाकी और वीडियोज़ में आएंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।